बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अतीकुर रहमान है। आज पाकिस्तान में पबजी को बैन हुए चौथा रोज़ है। एक वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, ये मेरी इस सिलसिले में दूसरी वीडियो है। यहाँ मैं अपने रैशनल आर्गूमेंट्स के साथ इस चीज़ को साबित करने की कोशिश करूँगा कि गेमिंग इज़ नॉट अ क्राइम, और पबजी खेलने में या कोई भी ई स्पोर्ट्स की दूसरी गेम्स खेलने में कोई किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है, कोई बुराई नहीं है। पहली एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा कि कोई भी चीज़ जो मेरे मुल्क के लिए अच्छी नहीं है, मेरी यूथ के लिए, जो हमारे बच्चों के लिए अच्छी नहीं है, मैं बिल्कुल भी मैं ज़ाती तौर पर उसके हक़ में नहीं हूँ कि वो ऐसी कोई भी चीज़ पाकिस्तान में अलाउ होनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले हमें उसको रैशनल आर्गूमेंट्स के साथ लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा कि ये चीज़ हमारी हेल्थ के लिए या हमारी यूथ के लिए, हमारे बच्चों के लिए ये चीज़ सही नहीं है। तो पबजी के हवाले से जो कुछ भी आर्गूमेंट्स दिए जा रहे हैं उसको बैन करने के हवाले से, वो सब बोगस हैं। पहला एक आर्गूमेंट जो दिया गया वो ये है कि जी लाहौर में बताया जा रहा है कि दो बच्चों ने सुसाइड जो है वो कमिट कर लिया है पबजी की वजह से। कुछ टीवी चैनल्स तो ये भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि उन्होंने मुबैना तौर पर, यानी कि ये कंफर्म नहीं है कि पबजी उसकी मेन रूट काज थी। मैं आपको डॉन के स्टैट्स बताता हूँ। डॉन के स्टैट्स के मुताबिक पाकिस्तान में हर एक घंटे में एक शख्स जो है वो ख़ुदकुशी करता है। तो इन सब के पीछे क्या पबजी है या कोई और ई स्पोर्ट्स की दूसरी गेम है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में सुसाइड की बड़ी वजूहात में से सबसे बड़ी वजह जो बताई जा रही है वो अनएम्प्लॉयमेंट है। तो औरतों में सबसे बड़ी सुसाइड की वजह जो बताई जाती है वो है डिवोर्स। डिवोर्स के बाद वो दिल बर्दाश्त हो के अपनी जान खुद ले लेती हैं, उनमें सुसाइडल टेंडेंसीज पाई जाती हैं। उसके अलावा तीसरी बड़ी वजह सुसाइड की पाकिस्तान के अंदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में जब एक बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता, यानी कि एग्जामिनेशन में वो बच्चा फेल हो जाता है, तो उसमें सुसाइडल टेंडेंसीज पाई जाती हैं और वो सुसाइड कमिट कर लेता है। अगर हमने पबजी को इसलिए बैन किया है कि पबजी की वजह से लोग सुसाइड कर रहे हैं, तो जैसे मैंने बताया बाकी तीन जो बहुत बड़े मेजर सुसाइड के रीज़न्स हैं पाकिस्तान में, उनको ठीक करने के लिए हमने क्या किया है कि हमें ऐसा करना चाहिए, एक कानून बनाना चाहिए कि कोई भी कंपनी जिसने कोई एम्प्लॉय हायर किया हुआ है वो उस पर पाबंदी, उस पर बैन होना चाहिए कि वो चाहे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने किसी भी एम्प्लॉय को फायर नहीं कर सकती, क्योंकि फायरिंग एन एम्प्लॉय कैन काज अ सुसाइड। उसके अलावा डिवोर्स है, उसमें भी देखना चाहिए हम। तीसरी चीज़ जो मैंने बताई कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐसी ख़राबियां हैं, यानी कि बच्चों पे बेइंतहा प्रेशर होता है, एग्ज़ाम्स का प्रेशर होता है, उसकी वजह से सुसाइड लोग करते हैं, उसको बेहतर बनाना चाहिए। आप गूगल पे जाएं, सर्च करें कितने क्रिकेटर्स ऐसे हैं, कितने टेनिस स्टार्स ऐसे हैं जिन्होंने सुसाइड कमिट किया हुआ है, और बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ इस वजह से सुसाइड किया है कि वो अपनी टीम में जगह नहीं बना पाए या अच्छा नहीं खेल सके, तो इसकी वजह से आपने बाकी स्पोर्ट्स नहीं बंद कर दिए। दूसरी चीज़ जो बताई जा रही है वो ये है कि बच्चों की हेल्थ, जो मेंटल हेल्थ है, उस पर पबजी बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो रही है, और बच्चों के जो है वो दिमागी तवाज़ुन बिगड़ रहे हैं पबजी की वजह से, या जो भी जिस एज के भी लोग इसको खेलते हैं तो उनकी मेंटल हेल्थ जो है वो मुतासर हो रही है पबजी की वजह से। ये बिल्कुल एक फ़ॉल्स आर्गूमेंट है, एक बोगस आर्गूमेंट है। ये बोगस आर्गूमेंट इसलिए है कि इसके पीछे कोई तहकीक, कोई रिसर्च नहीं खड़ी, ना कोई स्टडी खड़ी है। या तो ऐसा हो ना किसी यूनिवर्सिटी ने ग्रुप ऑफ पीपल्स जो पबजी खेलते हैं उनको लेके आए हों, किसी साइकेट्रिस्ट ने उनके टेस्ट किए हों और वहाँ से ये चीज़ साबित हुई हो, तो फिर हम इसको मानने के लिए तैयार हैं। इस बात को वेरीफाई करने के लिए एक सिंपल सा सलूशन है। आप ऐसा करें, पाकिस्तान के जो सबसे ज़्यादा पबजी खेलते हैं वो हमारे ई स्पोर्ट्स के लड़के हैं, क्योंकि उन्होंने एज ए करियर इसको अडॉप्ट किया है। जैसे हमारी फ्री स्टाइल की टीम है, जो कि इंशाल्लाह जिन्होंने पाकिस्तान PMCO जीता है, वो ग्लोबल लेवल पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे। और उसके अलावा हमारे पेस के जो लड़के हैं जो बहुत अच्छा खेलते हैं, आप उनको लेके जाएं किसी साइकेट्रिस्ट के पास, वहाँ पे उनके टेस्ट करवाएं, और मैं इस बात की गारंटी करता हूँ इंशाल्लाह आप देखेंगे कि उनका IQ लेवल उन लोगों से बहुत बेहतर है जो कि ई स्पोर्ट्स में हिस्सा नहीं लेते, जो गेम्स नहीं खेलते। आई बैट, मैं इस बात की गारंटी करता हूँ। एक चीज़ और जो कि एडिक्शन है, जिसके बारे में कहा, मैं खुद समझता हूँ, इस चीज़ को मानता हूँ कि एडिक्शन किसी भी चीज़ की बहुत ज़्यादा जब हो जाती है तो वो नुकसान का बायस बनती है। लेकिन एडिक्शन सिर्फ पबजी की नहीं है, क्रिकेट की भी एडिक्शन होती है। मैं जब बच्चा था हम लोग देखते थे कि जो गेमिंग कैफ़े थे, गेमिंग जोन्स थे छोटे छोटे, वहाँ पे टोकन वाली, जहाँ पे हम गेम्स खेलते थे, बच्चे स्कूल बंक करके, स्कूल से भाग के वहाँ पे जाते थे और वहाँ पे खेलते थे। मैं खुद स्कूल बंक करता रहा हूँ। तो ये एक एडिक्शन है। मूवीज़ की एडिक्शन होती है लोगों को, सारी सारी रात जाग के मूवी। अब एक जो ड्रामा हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हमें रिकमेंड किया देखने के लिए, 5 सीज़न है उसके, अर्तुगरुल, जो एक तर्कश ड्रामा है, सारी रात लोग वो ड्रामा देखते रहते हैं, सारी रात। आंखें उस ड्रामा देखने से भी ख़राब होती हैं।
सारी रात का जागना उस ड्रामा की वजह से भी होता है। अगर आप कहते हैं ना कि बच्चे सारी सारी रात जाग के पबजी खेलते हैं, तो उसकी वजह से भी जागते हैं। अगर आपने पबजी बैन किया ना इन फैक्टर्स की वजह से, तो जिस जिस चीज़ में ये फैक्टर्स पाए जाते हैं उन तमाम चीज़ों को बैन किया जाए। अगर सॉकर प्लेयर्स दुनिया में, ठीक है, फुटबॉल प्लेयर्स जो हैं, या हॉकी का प्लेयर है, क्रिकेट का प्लेयर है, या आपके रेसलर्स हैं, ठीक है, दुनिया में किसी भी स्पोर्ट्स में लोग आप देखें, उनका डाटा इकट्ठा करें, अगर वो खुदकुशी कर रहे हैं, वो सुसाइड कर रहे हैं, तो दुनिया की तमाम स्पोर्ट्स बंद होनी चाहिए। ठीक है, अगर टाइम ज़ाया आपका मूवी देखने में होता है, इंटरनेट की वजह से बच्चों का टाइम ज़ाया हो रहा है, स्टडीज़ पे कंसंट्रेट नहीं करे, इंटरनेट बंद होना चाहिए। ठीक है, बाकी जो स्पोर्ट्स टीवी पे हम क्रिकेट के मैच, टेस्ट मैचेस टेलीकास्ट करते हैं, बच्चों का टाइम उससे भी ज़्यादा, बच्चे उससे भी ऑब्सेस होते हैं। ठीक है, जवान आदमी उससे ऑब्सेस होते हैं, तो उसको भी बंद करना चाहिए। ये हमारी रिक्वेस्ट है कि सिर्फ पबजी के साथ ये सुतेलापन ना दिखाया जाए। अब मैं बात करना चाहूँगा कि पबजी को पाकिस्तान में बैन करने के नुकसानात क्या क्या हैं। बात कर लेते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट की। हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो अक्सर इसका जिक्र करते हैं। बहुत सारे लोगों को इसका पता होगा, जिनको नहीं पता मैं उनको बताना चाहूँगा। करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब है कि हमारे मुल्क के अंदर डॉलर आ कितने रहे हैं और हमारे मुल्क से डॉलर जा कितने रहे हैं, यानी कि हम एक्सपोर्ट्स से कितना कमा रहे हैं और इम्पोर्ट्स पर कितना खर्च कर रहे हैं। इन दोनों के दरमियान जो फ़र्क होता है उसको करंट अकाउंट डेफिसिट बोलते हैं। हमारे जितने भी यूट्यूबर्स, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वो उनका जितना भी कंटेंट, जैसे डकी बाई हो गया, इरफान जुनेजो हो गए, या बाकी जितने भी व्लॉग बनाते हैं, उनका जितना भी कंटेंट बाहर के मुल्कों में देखा जाता है, तो वो उनका एक एक्सपोर्ट्स में काउंट होता है। उनकी अर्निंग जितनी भी होती है वो एक्सपोर्ट्स में काउंट होती हैं। उनकी वजह से पाकिस्तान के अंदर डॉलर्स आते हैं, जो इधर व्यूअरशिप होती है जितनी भी, वो यहाँ पे सर्कुलेट होते हैं, लेकिन जो बाहर देखा जाता है कंटेंट, वो हमारे मुल्क में एज ए कंटेंट जो है वो एक्सपोर्ट हो रहा है। लेकिन उनको एक मसला पेश आता है, वो है लैंग्वेज बैरियर का। वो लोग जो बात करते हैं उर्दू में बात करते हैं, और कोई इराकी, कोई तुर्कश, कोई यूके का बंदा उर्दू नहीं समझता, लेकिन जो कंटेंट प्रेडेटर बनाता है, जो कंटेंट अनोनिमस बनाता है, जो गेम खेल के वो लाइव स्ट्रीम करते हैं, वो एक इराकी भी पसंद कर सकता है, क्योंकि उसको लैंग्वेज बैरियर का कोई मसला नहीं है। ठीक है, वो तुर्कश भी देख सकता है, वो यूके का बंदा, वो अमेरिका का बंदा, कोई भी इसको देख सकता है और पसंद कर सकता है। ठीक है, ये लोग जो पबजी खेलते हैं या बाकी गेम्स खेलते हैं, जो लाइव स्ट्रीम करते हैं, यूट्यूब पे अपना कंटेंट डालते हैं, ये इस मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर करने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। ठीक है, ये रेमिटेंसेस हमारी गवर्नमेंट को बेहतर फिगर होंगे उनके पास कि हमारा मुल्क चल ही रेमिटेंसेस पर रहा है, और ये इनमें बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं ये स्ट्रीमर्स जो हैं। ठीक है, और इंशाल्लाह अभी तो ये स्टार्ट है, इसने बहुत आगे जाना है। एक एग्जांपल के साथ मैं आपको ये चीज़ क्लियर करने की कोशिश करता हूँ कि एक निंजा नाम का एक प्लेयर है, वो गेम्स खेलता है, वीडियो गेम्स खेलता है। उसने 2019 में एक मंथ में $500,000 कमाया, यानी कि $5 लाख उस बंदे ने कमाए। ठीक है, ये पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करने में तकरीबन 7.5 से 8 करोड़ रुपया बन जाता है। ये एक मंथ का उसका बता रहा हूँ। अच्छा, श्राउड, पबजी जितने भी खेलते हैं उनको सबको पता होगा कि श्राउड नामी एक प्लेयर है। उसकी जो नेट वर्थ है वो अप्रॉक्सीमेट $4 मिलियन से लेके $8 मिलियन के दरमियान एस्टिमेट उसका किया जाता है। ठीक है, वो लोग वीडियो गेम्स खेलते हैं, वीडियो गेमर्स हैं वो। यहाँ पे एक बात मैं करना चाहूँगा कि आप देखें, जो लोग ई स्पोर्ट्स को समझते हैं, चाइना के साथ हालिया इंडिया की जो टेंशन चल रही है, इंडिया ने चाइना की 59 ऐप्स एंड गेम्स बंद कर दी हैं। लेकिन पबजी, आपको पता है पबजी का पब्लिशर है टेंसेंट। टेंसेंट एक चाइनीज़ बेस्ड मल्टी नेशनल कंपनी है, लेकिन इंडिया ने पबजी को बैन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो ई स्पोर्ट्स समझते हैं, उनको पता है उनके लड़के मॉर्टल है, उनका डायनमो है, बाकी जितने भी उनके स्काउट है, स्ट्रीमिंग करते हैं, जो वो अपने मुल्क के लिए कितना फ़ायदेमंद है, कितना अपने मुल्क को अर्न करके वो दे रहे हैं, उनको पता है। इस वजह से उन्होंने पबजी नहीं बंद की। मैं एक और बात आपके सामने हाईलाइट करता हूँ, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। हम लोग जब कोई भी ऐप एंड गेम जब प्ले स्टोर पे या आपके एप्पल का जो स्टोर है वहाँ पे पब्लिश करते हैं, तो हमें एक कंटेंट रेटिंग का एक फॉर्म फिल करना पड़ता है, एक क्वेश्चनर होता है, वो फिल करना पड़ता है। उसमें हमसे पूछा जाता है कि इसमें गैम्बलिंग तो नहीं है, आप इसमें कोई वायलेंस दिखा रहे हैं तो कितने % इसमें वायलेंस है, अच्छा इसमें कोई ड्रग रिलेटेड कोई चीज़ तो नहीं। इस तरह के मुख्तलिफ क्वेश्चन होते हैं, वो हम फिल करते हैं। उसके बाद कोई भी चीज़ जो है वो हम पब्लिश करते हैं। पब्लिश करने के बाद उसको 2 से 3 दिन गूगल और एप्पल की अथॉरिटीज़ उनको वेरीफाई करते हैं। उसके बाद हर कंट्री की एक कंटेंट रेटिंग की उसके साथ स्टैंप लगती है, ठीक है, जो ये बताती है कि किस एज ग्रुप के जो लोग हैं उनके लिए ये चीज़ है। पबजी पे एक मेंशन्ड है, ये लिखा हुआ है पबजी पे कि ये 16+ गेम है और इसको 16 साल से छोटे लोग नहीं खेल सकते।
آپ اس کو چیک کرنے کے لیے آپ ایک آئی ڈی بنائیں، پلے اسٹور اپنا گوگل کی ایک آئی ڈی بنائیں، اس میں اپنی ایج آپ 2006 برتھ ایئر رکھیں. جب آپ پب جی کو پلے اسٹور پہ سرچ کریں گے نا تو آپ کو پب جی کہیں بھی نظر نہیں آئے گی، آپ کو ڈاؤن لوڈ کا آپشن ہی نہیں آئے گا، کیونکہ آپ 16 سال سے چھوٹے ہو، یہ آپ کے لیے چیز نہیں ہے. یہ قصور ان کا ہے جو اپنے چھوٹے بھائیوں کو، اپنے بچوں کو ایسی گیمز جو ان کے لیے بنی ہی نہیں ان کو ڈاؤن لوڈ کر کے دیتے ہیں. تو یہ ان کا قصور ہے. آپ اس میں پب جی کو کسی یا کسی اور چیز کو قصوروار نہیں ڈھرا سکتے. ایج ریسٹرکشن کے قوانین پاکستان میں اگر نہیں ہے تو بننے چاہیے، تو اس کے علاوہ پائریسی کے قوانین بننے چاہیے. یہ چیزیں کیونکہ اگر ہم ڈیجیٹل پاکستان کا خواب دیکھ رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں پاکستان میں ہونی چاہیے اور ان چیزوں کو پروموٹ کیا جانا چاہیے. اچھا، میری کمپنی ایپس اینڈ گیمز بناتی ہے، تو یہ ہمارے لیے تو بہت زیادہ ڈیمورلائزنگ چیز ہے کہ یعنی کہ ہم کوئی بھی ایسی گیم نہ بنائیں جو ہماری گیم چلے، جو لوگ کھیلیں. یعنی کہ ہم بناتے ہی اس لیے ہیں کہ لوگ ہماری گیم کھیلیں. اور ایک گیم پروگرامر جو ہوتا ہے اس کے لیے سب سے بڑی جو جس کا آئیڈیا ہوتا ہے اس کے لیے سب سے بڑی جو اچیومنٹ کی بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی گیم اڈکٹیو ہے، لوگ اس کو کھیل رہے ہیں، مزے سے کھیل رہے ہیں. تو ہم لوگ تو گیم بنانا چھوڑ دیں، کیونکہ ہم نے اگر کوئی ایسی گیم بنا دی جو ہمارے ملک میں یعنی کہ جو چلنی شروع ہوگی، جو لوگ اس کو کھیلنا شروع ہوگے، تو ہمارے اپنے ملک میں وہ بند ہو جائے گی. ہم اس پہ اگر لاکھوں روپیہ انویسٹ کر کے وہ گیم بناتے ہیں اور وہ ہٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے تو ہمارے ملک میں تو اس کو بند کر دیا جائے گا. تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی ڈیمورلائزنگ چیز ہے. اب میں آتا ہوں اپنے مین ایشو پر جس کی وجہ سے میں یہ ساری ویڈیو بنا رہا ہوں. وہ ہے ہماری مہم سیو پاکستانی اسپورٹس. ہم نے پاکستانی اسپورٹس کو بچانا ہے. ای اسپورٹس کی اب میں بات کرنے لگا ہوں. آج جو کرکٹ کو پوری دنیا میں، پاکستان میں جو بوم حاصل ہے، کوئی بندہ پریڈکٹ کر سکتا ہے کہ ایسا ہی بوم کرکٹ کو ہمیشہ کے لیے ہوگا؟ کیا کوئی ای اسپورٹس اتنی فیمس نہیں ہو سکتی کہ جو کرکٹ کو ریپلیس نہ بھی کرے تو اس کے سامنے ٹکر پہ آ کے کھڑی ہو جائے؟ بالکل ایسا ممکن ہے. میں اس کی مثال آپ کو اس طرح سے دوں گا کہ ہمارا پرنٹ میڈیا، ہمارا جو ٹی وی کا لوکل میڈیا ہے، کیا کبھی کسی نے سوچا تھا کہ اس طرح سے اس کو ہمارا سوشل میڈیا، ہماری آئی ٹی اس کو اس طرح سے ریپلیس کر دے گی؟ آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو انفارمیشن کے لیے ٹی وی چینلز پہ جاتے ہیں؟ سب لوگ فیس بک، یوٹیوب یا ویب سائٹ کسی پہ جا کے وہ ساری انفارمیشن، نیوز دیکھنی ہو، وہ سب کچھ وہاں سے حاصل کر لیتے ہیں. اور ویورشپ وہ نہیں رہی اب ٹی وی وغیرہ کی. اسی طرح سے اب اس وقت آپ بتائیں مجھے کہ جب کسی ای اسپورٹس کی گیم کا ورلڈ لیول پہ ٹورنامنٹ ہو رہا ہوگا، ہماری یوتھ جب اس کو دیکھ رہی ہوگی اور وہ لوگ چاہیں گے کہ کاش ہمارا ملک پاکستان اس کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا، ہمارے ملک کی یہاں پہ کوئی اسکواڈ ہوتی جو یہاں پہ کھیل، جن کے لیے ہم چیئر اپ کرتے. وہاں پہ آپ کو ہمارا سبز جھنڈا کہیں نظر نہیں آئے گا، کیونکہ پاکستان میں تو ای اسپورٹس کو ہم نے بین کر دیا ہوا ہے. تو آپ ان بچوں کے خوابوں کے ساتھ نہ کھیلیں. یہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے ای اسپورٹس چیز کیا ہے. آپ کو پتہ ہے اس کا ریوارڈ لاسٹ ٹائم ابھی جو کرنٹلی پی ایم سی او گلوبل ہے جس میں ہماری فری اسٹائل کی ٹیم جا رہی ہے، اس میں $5 ملین پرائز پول ہے اس کا. میں پیرنٹس سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنے بچوں کو مستقبل میں کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کامیابی کا معیار طے کریں کہ کامیابی ہوتی کیا ہے. اگر زیادہ پیسے کمانے کو کامیابی کہتے ہیں تو میں نے آپ کو ننجا کی مثال دی کہ اس لڑکے نے ایک منتھ میں تقریباً 7.5 سے 8 کروڑ روپے کمایا گیم کھیل کے. کامیابی کا دوسرا معیار شہرت ہو سکتا ہے. اگر آپ فیمس ہونے کو، فیم حاصل کرنے کو کامیابی سمجھتے ہیں تو آپ گیمرز کی فیم دیکھیں، ان کے یوٹیوب چینلز پہ جائیں، آپ کو ملینز آف سبسکرائبرز ملیں گے جو کہ لوگ ان کی ایک آواز سننے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کی پوری اسٹریم دیکھتے ہیں. کامیابی کا تیسرا معیار رسپیکٹ، عزت. اگر آپ رسپیکٹ اور عزت کو کامیابی کا معیار سمجھتے ہیں تو میں آپ کو ایک چیز بنانا چاہوں گا کہ ہمارا پاکستان کا ہیرو ارسلان، ای اسپورٹس کا ہیرو، اس کو پی ایس ایل کے ایک میچ میں انوائٹ کیا گیا تھا. جب زینب عباس نے اس کو انٹروڈیوس کروایا کہ یہ ارسلان ایش ہے اور اس نے پاکستان کا نام ورلڈ لیول پر روشن کیا ہے، تو پورے اسٹیڈیم میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے سب نے تالیاں بجائی اور بہت ساروں نے کھڑے ہو کے اس کو داد دی. یہ ایک عزت کا مقام تھا ارسلان کے لیے. آپ دنیا میں دوسرے ممالک جتنے بھی ہیں، جس طرح ہمارے کرکٹ کے ہیروز کو رسپیکٹ دی جاتی ہے، پوری دنیا میں
ای اسپورٹس کے لڑکوں کو بھی اسی طرح رسپیکٹ دی جاتی ہے. ان کا نام ہوتا ہے, ٹی وی ایڈز چلتے ہیں ان کے. ہم اپنی لا علمی میں, ہمیں کیونکہ اس کی سمجھ نہیں ہے تو ہم اس وجہ سے اس کو بین کر رہے ہیں. یہ اینڈ پہ میں کچھ کلپنگز چلا رہا ہوں, وہ موومنٹس چلا رہا ہوں اپنی, یہ کسی فزیکل کو, کسی کو ٹینس کے یا کسی فٹ بال کے یا کرکٹ کے, یہ وہ لمحات نہیں ہیں. یہ ای اسپورٹس کے لمحات ہیں. ان کو دیکھیے اور سوچئے پاکستان بھی یہاں تک آ سکتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. But ladies and gentlemen, there's no way anyone beats him. Your Fortnite World Champion, Booga! 3 million dollars richer, the biggest individual prize victory in competitive gaming history. Millions watching online, and folks, he didn't narrowly win. He absolutely took the best Fortnite lobby in history and taught him a darn lesson. Ladies and gentlemen, one more time for your Fortnite World Champion solo winner. There's his family looking on. Hey, get double chicken. Get the extra meat, do the whole thing. He's buying, I'm going to tell you right now. And there's the dance. I don't know what that is, but that's, I'm going to bet his dad if he's got moves like that. But it is all about that first spot, and to the stage they go, your champions for the PMCO 2019 Fall Split. Title sponsor Vivo, Biggitron! Oh man, that was a crazy trade. Arslan cementing his position as the best Tekken player on the planet, untouchable by any country that he has faced thus far. Very, very nice. So Pakistan Decisive. takes it. Very decisive. You can't even counter that. No way. Arson Ash, your EVO 2019 champion. The word fluke is not even in this galaxy of words here. Bro, he's still undefeated against me. That was incredible. Not just that, he is the champion. Wow. And I don't think anyone's going to forget this. EVO Japan champion, EVO world champion. Making history. He's coming after the TWT championship. Oh, yes. You know You he better is. believe it. Look at him. You can see he's emotional. He made it happen representing Pakistan. Such an unlikely warrior out of nowhere. And, you know, of course, paying